Hey guys, I welcome you all to the Coders Feed. My name is Vanshika and आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ऑफ फ्लामिंगो विच इज़ द लॉस्ट स्प्रिंग, जिसको अनीश जंग की एक बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ अ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। तो अनीश जंग ने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक है साहिब का पार्ट एंड सेकंड है मुकेश का पार्ट। साहिब एक लड़का है जो कि सीमापुरी में रहता है एंड मुकेश एक लड़का है जो कि फ़िरोज़ाबाद में रहता है। अनीश जंग इस चैप्टर में हमें बताती हैं कि कैसे गरीबी के कारण इन दोनों बच्चों के सपने अधूरे रह जाते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि है साहिब का। साहिब एक लड़का है जिससे अनीश जंग की रोज़ मुलाकात होती है। साहिब रोज़ सुबह रैक पिकिंग करने आता है। रैक पिकिंग मतलब जो बच्चे कचरा उठाते हैं और उसको फिर बेच देते हैं 2-4 पैसे कमाने के लिए, जिससे वो अपना पेट भर सके। ये ढाका बांग्लादेश से यहाँ पर आया है क्योंकि वहाँ पर तूफ़ान वगैरह आ गया था, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को इंडिया में शिफ्ट करना पड़ा। साहिब का फुल नेम साहिब आलम है, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन उसको इसका मतलब नहीं पता है। उसके दोस्त भी उसके साथ रैक पिकिंग करने आते हैं। तो एक बार की बात है जब अनीश जंग उससे पूछती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो साहिब रिप्लाई करता है कि उनके वहाँ पर स्कूल की फैसिलिटीज़ ही नहीं हैं। तो अनीश जंग साहिब से पूछती हैं कि अगर वो अपना स्कूल बनाएंगी तो क्या साहिब उसमें पढ़ना पसंद करेंगे। तो साहिब उनको बोलते हैं हाँ ज़रूर। थोड़े दिन बाद अनीश जंग तो यह बात भूल जाती हैं, लेकिन साहिब नहीं भूलता। साहिब अनीश जंग से पूछता है कि क्या उनका स्कूल तैयार है। अनीश जंग बोलती हैं नहीं। उनको ये बोलकर काफ़ी बुरा फील होता है क्योंकि उनको लगता है उन्होंने ऐसा मजाक किया ही क्यों जिसको वो कभी पूरा नहीं कर सकती। उनके जितने भी दोस्त जिनके साथ वो आते थे, किसी के भी पैरों में चप्पल नहीं होती थी। सीमापुरी एक ऐसा इलाका था जो कि दिल्ली के आउटर पे था और जिसमें बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं थी और ना ही कोई प्रोग्रेस थी। वहाँ के लोगों के पास ना ही तो कोई आइडेंटिटी कार्ड था और ना ही कोई परमिट था तो सिर्फ एक राशन कार्ड था जिससे वो वोट देते थे या फिर अपने लिए राशन ला सकते थे। सीमापुरी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम काफ़ी गंदा था। ड्रेनेज मतलब नाली का सिस्टम, और जो वाटर सप्लाई थी वो भी कॉन्टिन्यूस नहीं रहती थी। वहाँ के लोगों के घर मिट्टी के बने हुए थे और जो छत थी वो भी टेम्पररी थी, यानी कि टीन की बनी हुई थी। पिछले 30 सालों से 10,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर रह चुके हैं रैक पिकिंग करने के लिए, वो भी ऐसी सिचुएशन में। साहिब जैसे बच्चे सीमापुरी में सरवाइव करने के लिए अपने पेरेंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वो रैक पिकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये छोटे बच्चे होते हैं तब उनके लिए ये कचरा वंडर से कम नहीं होता, क्योंकि कभी कभी उनको उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं, जैसे कि गोल्डन कॉइन्स या फिर सिल्वर कॉइन्स। तो उनको कचरा उठाना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। लेकिन जो बड़े लोग होते थे उनके लिए ये सिर्फ एक मात्र उपाय था जिससे वो पैसा कमा सकते थे। 2-4 पैसा कमाकर अपने लिए रोटी सब्जी कुछ ला सकते थे या अपना पेट भर सकते थे। एक बार की बात है, अनीश जंग साहिब को एक क्लब के गेट पर देखती है जहाँ पर 2 बच्चे टेनिस खेल रहे होते हैं। उन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं और स्पोर्ट शूज़ पहने होते हैं। साहिब ने भी स्पोर्ट शूज़ पहने होते हैं, लेकिन वो स्पोर्ट शूज़ साहिब के नहीं होते। वो एक अमीर बच्चे के होते हैं जिसने उन जूतों को कचरे में फेंक दिया होता है क्योंकि उसमें एक छोटा सा ब्लैक कलर का होल हो गया होता है। लेकिन साहिब के लिए वो किसी वरदान से कम नहीं थे। कुछ दिनों बाद जब अनीश जंग साहिब को देखती हैं तो वो काफ़ी बदल चुके होते हैं। वो अब एक टी स्टॉल पर काम करते थे। टी स्टॉल मतलब चाय की दुकान पर काम करते थे, जहाँ पर उनको 800 रुपीज़ पर महीना मिलता था और 2 टाइम का खाना मिलता था। साहिब अपनी इस जॉब से खुश तो थे, लेकिन उनको वो टीन का कैनिस्टर जिसमें वो चाय रखकर बेचते थे काफ़ी हैवी लगता था अपने रैक पिकिंग के बैग से, क्योंकि उनको लगता था कि वो अब खुद के मालिक नहीं हैं। जब वो रैक पिकिंग करते थे तब वो किसी भी टाइम रैक पिकिंग करने जा सकते थे और किसी भी टाइम घर आ सकते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने खुद के मालिक नहीं थे। अब जो वो कैनिस्टर था वो उनके मालिक का था, मतलब कि जो टी स्टॉल का मालिक था वो कैनिस्टर अब उनका था। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की, जो कि एक लड़का है मुकेश जो फ़िरोज़ाबाद में रहता था।
वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, लेकिन उसका ये सपना एक मिराज की तरह था जो कि कभी सच नहीं हो सकता था, या उसको सच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वह एक धूल से भरी गली में रहता था जहाँ हर घर छोड़कर लोग बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करते थे। फिरोज़ाबाद में लगभग 2000 से ज़्यादा बच्चे गैर कानूनी तरीके से हाई टेम्परेचर वाली ग्लास फर्नेस में काम किया करते थे। वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी गंदी गलियों में रहते थे, और जो उनके मकान थे वो भी झोपड़ियों की तरह दिखते थे, और उनकी दीवारें भी गिर चुकी थी। वो उनको ठीक नहीं करवा सकते थे, उनको रेनोवेट नहीं करवा सकते थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। वहाँ के लोग और जानवर एक साथ एक ही घर में रहते थे, क्योंकि वहाँ के लोगों को जानवर पालने का काफ़ी शौक़ था, और गरीबी के कारण वो उनके लिए एक नया घर नहीं बनवा सकते थे, उनके लिए एक जगह नहीं बनवा सकते थे, इसलिए जानवर और लोग एक ही घर में रहते थे। गरीबी के कारण उन बच्चों को भी इस ग्लास फर्नेस की इंडस्ट्री में काम करना पड़ता था, ताकि वो आगे जाकर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। मुकेश भी ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करता था। एक बार उनकी दादी के सामने उनके दादाजी अंधे हो गए थे, क्योंकि जब वो बैंगल बना रहे थे तो उनकी आँख में कांच का एक टुकड़ा चला गया था, जिसकी वजह से उनकी आँखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो यह काम कॉन्टिन्यूस आगे करते रहते थे, क्योंकि उनको लगता था ये भगवान की देन है और उनको इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। इंडिया में बैंगल्स को एक ख़ास इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि मैरिड वुमेंस के लिए ये एक सुहाग का रूप होता है। टाइम के साथ साथ फिरोज़ाबाद में बहुत कम चेंजेस हुए हैं, क्योंकि जो यहाँ की यूथ थी उनके सपने गरीबी के कारण वहीं पर टूट जाते थे। फिरोज़ाबाद के लोग अपने आप को एक कोऑपरेटिव की तरह कभी भी स्टैब्लिश नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो मीडिएटर्स होते थे वो उनको एक्सप्लॉइट कर देते थे, और कभी कभी ये गरीबी के कारण मनी लेंडर से पैसे ले लेते थे और फिर उनको वापस नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से पुलिस उनको पनिश करती थी। इन चीज़ों की वजह से वहाँ के लोग गरीबी के एक ऐसे सर्कल में फंस चुके थे जिसमें से वो कभी भी बाहर नहीं आ सकते थे। लेकिन मुकेश ऐसा नहीं था। जब अनीश जंग उससे पूछती थी कि क्या तुम एरोप्लेन उड़ाना पसंद करोगे, तो मुकेश ने आंसर किया कि नहीं, वो तो उन गाड़ियों को चलाना पसंद करेगा जो कि फिरोज़ाबाद की सड़कों पर चलती थी। अब हम बात करते हैं कि अनीश जंग ने इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों रखा। स्प्रिंग का मौसम हम सबको बहुत पसंद है और हम उसको कभी भी भूलना नहीं चाहते हैं। ऐसी हमारी स्टेज होती है चाइल्डहुड की, जिसको हम कभी भी भूलना पसंद नहीं करते हैं। हम उसको हमेशा स्पेंड करना ही पसंद करते हैं, या उसकी मेमोरीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। लेकिन साहिब और मुकेश जैसे बच्चे जो कि रैक पिकिंग करते हैं या फिर कुछ काम करते हैं, उनके सपने वहीं पर टूट जाते हैं और उनका चाइल्डहुड भी वहीं पर लॉस्ट हो जाता है। तो लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब लॉस्ट चाइल्डहुड।